आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने बचपन में एक मूवी देखी थी, गांव हमारा शहर तुम्हारा। कई बार देखी थी मैंने, स्टार गोल्ड पे आती थी। तो उसमें राजेंद्र कुमार होते हैं, रेखा होती है। बहुत बढ़िया मूवी थी वो, बहुत ही शानदार मूवी थी कि कैसे एक भोला भाला आदमी गाँव से शहर में आता है और शहर वाले फिर बुरी हालत कर देते हैं। ठीक है, तो आज हम ऐसे ही एक टॉपिक की बात करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है कि सरकार जागे, ज्यादातर इंडियंस अर्बन में रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? टेक्निकल आर्टिकल है, लेकिन हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाएंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब हमारा फेज 3 जो है वो शुरू हो गया है। हमारा गोल्डन फेज शुरू हो गया है। गोल्डन फेज किसका शुरू हो गया है? पॉर्न एडिक्शन का शुरू हो गया है। इसको खत्म करने का शुरू हो गया है। 50 दिन हमने क्लासेस ले ली हैं। कल से क्लास शुरू होगी। आज आखिरी दिन है सेल का। 350 रुपए का सिर्फ ये कोर्स है। तो इस कोर्स को आप जरूर अवेल करें, क्योंकि लोगों की जिंदगियां बदल गई हैं और इसमें भी आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो अब 25 दिन रह गए हैं और बाकी लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल ही जाएंगे। तो देखिए, हम ये कहते हैं कि गांव शहर, ये हम काफी बहस करते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। भारत के आधे से ज्यादा लोग, खाली 32% एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा कि शहर में है, बाकी तो गांव में है। बट क्या ये सच्चाई है? ये पूरी सच्चाई दोस्तों नहीं है। हम ये बहुत कुछ बोलते रहते हैं कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, हम एक एग्रेरियन हैं, हम एक रूरल एग्रेरियन सोसाइटी हैं, भारत जो है आज भी गांव में रहता है। बट दोस्तों, अगर आप करीब से देखो ना, तो ऐसा हमको देखने को नहीं मिलता। हमको रेलेवेंट डेटा को देखना पड़ेगा, ताकि ये हमको पता चल सके कि कितनी इसमें सच्चाई है मेरे भाई। तो सबसे पहले हम ऑफिशियल फिगर्स को देखते हैं। 2011 के ऑफिशियल फिगर्स के हिसाब से 32% भारतीय जो है, यानी कि 100 में से 32 लोग गांव में रहते हैं। बहुत ज्यादा हो गया, मतलब बहुत कम हो गया। मतलब एक तरीके से आधे से ज्यादा 70% के करीब लोग जो हैं वो गांव में रह रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों ये जो नंबर्स दिए गए हैं ना, ये इट्स अ ग्रॉस अंडर एस्टिमेट। बहुत सारे पेपर्स पब्लिश हुए हैं। एक्सपर्ट्स की क्या माने, देखिए, स्कॉलरली पेपर्स ये कहते हैं कि भाई आप देखिए, नाइट लाइट इंटेंसिटीज या और भी बहुत सारी चीजें, आप इन चीजों पे आप लिखते हो, लेकिन सिंपल सी बात है यार, ये हाईली अंडर एस्टिमेशन है। एक्चुअल में अर्बन में जो लोग रहते हैं वो मिनिमम 60% है। ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया। यानी कि भारत की आत्मा गांव में नहीं, शहरों में रह रही है। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट्स 10 साल पहले की बात है, अब तो शायद और बढ़ गया हो, बोला कि भैया देखिए, अर्बन इंडिया अबव 60% है। मतलब समझ सकते हैं ना कि आधे से ज्यादा लोग, 60% से ऊपर लोग जो हैं वो शहरों में रह रहे हैं। 10 साल पहले की बात है। तो फिर ये 32% का आंकड़ा कहां से आ गया? इसको हमको देखना पड़ेगा। देखिए, मैटर इज फर्दर एटेन्यूएटेड बाय द फैक्ट दैट द लार्जेस्ट ग्रोथ कंपोनेंट विद इन द अर्बन स्पेस हैज बीन द ग्रोथ ऑफ सेंसस टाउन्स। This implies this part of urban space is still being administered by Panchayati Raj institutions rather than municipal council and corporations. 3-tier government है हमारी। फर्स्ट पे कौन आता है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड पे कौन आता है? हमारी राज्य। और थर्ड पे जो है वो हमारे पंचायती राज है, जो कि गांव में होते हैं, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिनको अर्बन लोकल बॉडीज बोला जाता है, यूएलबी, जो कि शहरों में होते हैं। ये आपको पता है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट, जो कि पंचायती राज को जिसने बना दिया, 74th को जिसने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बना दिया। ठीक है ना? आई होप चीजें आपको क्लियर है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 11th और 12th शेड्यूल है। तो अब बात इतनी सी है कि ये जो पंचायती राज है, बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो अभी भी पंचायती राज के अंडर आते हैं। हालांकि वो सारे क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं शहर बनने के लिए, लेकिन बात यह है कि वो शहर है, वो कस्बे हैं, लेकिन स्टिल उनको मैनेज कौन करता है? उनको पंचायती राज, यानी कि एक तरीके से शहर है बट उनको गांव का तंगा मिला हुआ है। वो म्युनिसिपल काउंसिल से, कॉर्पोरेशन के अंडर नहीं आते हैं। तो अब इसकी वजह से क्या है? देखिए, आप सोचेंगे ये अच्छी बात तो है। अच्छी बात नहीं है यार, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। कैसे अच्छी बात नहीं है? देखिए, विलेज और गांव में बहुत बड़े डिफरेंस होते हैं, है ना? जितनी फैसिलिटी और जितने फंड्स शहरों के लिए होते हैं, शहरों के लोगों के लिए होते हैं, उतने गांव के लिए नहीं होते हैं। हमको समझना पड़ेगा। सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन जितना पैसा अर्बन को देगी,
जितना पैसा शहर के डेवलपमेंट, रोड चौड़ी करना, मेट्रो बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, इंडस्ट्रीज बनाना, वो गांव को नहीं मिलेगा। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि 32% लोग गांव में, शहरों में रह रहे हैं और आंकड़ा तो 60% से ऊपर जा रहा है, यानी कि जो 28% का गैप है, इन 28% के गैप में इन लोगों को अर्बन फैसिलिटीज मिल ही नहीं रही हैं, तो ये इन लोगों का लॉस है। शहरों में कहते हैं ना कि भाई शहर जाना पड़ रहा है, हॉस्पिटल है, वहां पे स्कूल्स हैं, तो वो सारी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि दोबारा से हम इतनी कास्ट सेंसस की बात करते हैं इलेक्शन के लिए, वोट के लिए? भाई आप अर्बन सेंसस, अर्बन और विलेज सेंसस की बात करो, प्रॉपर देखो कि कितने शहर अर्बन के क्राइटेरिया को मतलब है इसमें। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? टैक्स एंजाइटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए धीमी, तो बात यह है कि देखिए, क्या सरकारों को ये नहीं पता होगा? बिल्कुल पता होगा। बट दिस हैड बीन अ कंसिक्वेंसेस ऑफ पॉलिटिशियंस बीइंग एवर्स टू डिक्लेयरिंग अ पर्टिकुलर हैबिटेशन एज अर्बन। क्यों फिर पॉलिटिक्स जो है, जैसे मान लीजिए कि मेरे सामने मुझे दिख रहा है कि इसको शहर घोषित कर दो, जिला घोषित क्यों नहीं कर देते इसे? मुझे दिख रहा है, लेकिन स्टिल हम उसको घोषित नहीं करेंगे, हम उसको अर्बन में नहीं लेके आएंगे। क्यों नहीं लेके आएंगे भाई? डर है यहां पे। अब देखिए, जनरल पब्लिक की तरफ से पुशबैक आएगा। क्यों भाई? सिंपल सी बात है कि अगर आप गांव को, विलेज को अर्बन बना दो तो टैक्स में वृद्धि आती है, बहुत सारी चीजों पे टैक्स, क्योंकि अर्बन का डेवलपमेंट होगा, सरकार टैक्स ज्यादा लेगी और वही सुविधा फिर आपको देगी। तो अगर हम एडिशनल टैक्स लगाएंगे तो लोग गुस्सा नहीं जाएंगे कि भैया इतने दिनों से तो हम टैक्स नहीं दे रहे थे और अब आपने टैक्स लगा दिया गांव को शहर घोषित करके, तो ये तो हमारे लिए बहुत ही दिक्कत है। तो ये एक पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक इशू है। पॉलिटिकल इकोनॉमिक इशू मतलब क्या होता है? जब कोई भी आर्थिक स्थिति पॉलिटिक्स को इफेक्ट करती है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे इसमें पॉलिटिक्स इफेक्ट होगी, कल बीजेपी कह दे कि कोई भी गांव उठा ले और बीजेपी कह दे कि ये गांव जो है हम कल शहर बनाते हैं, और उन गांव के ऊपर टैक्स लगने लगेगा, तगड़ा ज्यादा टैक्स लगने लगेगा, तो यहां पे आंदोलन होगा, गांव के लोग खड़े हो जाएंगे कि हम पैसा नहीं देंगे। तो इससे क्या होगा? वोट कटेगा। तो इसीलिए ये एक पॉलिटिकल इकोनॉमी इशू है और इसको सही से डील करने की जरूरत है। आप अभी इसको भले ही शहर मत घोषित करिए, लेकिन आपको यहां पे लोगों को समझाना पड़ेगा। भाई जैसे मांझी, द ग्रेट माउंटेन मैन, अब आप देखोगे कि उन्होंने पहाड़ को काट डाला, अकेले काटा 28 साल तक। अब क्यों काटा? क्योंकि उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, बीमार पड़ी, पहाड़ फांद के हॉस्पिटल था, तो वो नहीं इलाज हो पाया। और ऐसे बहुत सारे आपको केसेस मिल जाएंगे जब हॉस्पिटल्स नहीं है, या दूर है, या शहरों में है और रात बिरात कुछ भी साधन नहीं है। अब जैसे मैं लखनऊ में रहता हूं, मेरे 500 मीटर पे हॉस्पिटल है, 300 मीटर पे क्लिनिक है। शहरों में जो शहर होते हैं वहां पे डेवलपमेंट बहुत सारी असुविधाएं होती है, लेकिन गांव में तो ऐसी नहीं है। तो एक्चुअल में अगर हम इसको अर्बन डिक्लेयर करते हैं तो इसके एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी। डिसएडवांटेज मैंने आपको पता है, एडवांटेज ज्यादा है क्योंकि फिर उस हिसाब से डेवलपमेंट भी होता है। लेकिन मैंने क्या बताया, एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक इशू है। दूसरा पॉइंट बहुत जबरदस्त, जो कि पैसे की बात। देखिए भाई, all of this would be a passing a fancy or pedantic pastime were it not for the fact that these have serious consequences that are far reaching। अब देखो, जैसे मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हमको देखने को मिलता है। रूरली सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम CSS, जैसे MG नरेगा, NRHM, नीडलेस टू से द आउटकम्स ऑफ सच मिस एलोकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर डज नॉट यील्ड इंटेंडेड आउटकम्स। कहने का मतलब यह है कि ये जो रूरली सेंट्रल CSS है, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, गांव और अर्बन, शहर को पैसे ज्यादा मिलते हैं, गांव को पैसे कम मिलते हैं कंपैरेटिवली। मतलब ये एलोकेशन होता है पूरा, ठीक है। जो गांव है अब वो एक शहर के लिए क्वालिफाई कर रहा है। शहर के क्वालिफाई करने का मतलब क्या है कि वहां पे लोग जो है, वहां पे डेवलपमेंट हुआ है, वहां पे जो लोग हैं वो शिक्षित हो गए हैं, वहां के लोग हैं वो बाहर नौकरी कर रहे हैं जाके। तो कहने का मतलब यह है कि वो शहर के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, वो बड़ा हो गया गांव अब। तो अब आप एक बात बताइए कि अब अगर हम उसको MG नरेगा के लिए फंड देंगे या NRHM के लिए फंड देंगे तो ये कितना सही है? क्योंकि हो सकता है जो ये फंड्स हैं वो उन लोगों तक पहुंचे ही नहीं, तो ये तो मिस एलोकेशन हो गया। इससे अच्छा जो बच रहा है उस फंड्स को कहां लगा दो, कहीं और डेवलपमेंट में लगा दो। तो ये मिस एलोकेशन ऑफ फंड्स भी हमको देखने को मिलता है।
Incidentally, and perhaps most important in their awards, the State Finance Commission as well as Central Finance Commission, they divide the funds to be devolved to third tier. हम सबको पता है कि अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायती राज को कौन पैसे देता है? यही स्टेट फाइनेंस, भाई सेंट्रल से स्टेट, स्टेट से डिवॉल्व होता है ना, ठीक है। डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस, जो कि फाइनेंस कमीशन बैठी थी, अभी बताया कि कितना टैक्स किसको मिलेगा, और स्टेट की भी अपनी फाइनेंस कमीशन होती है, स्टेट को कितना, जो स्टेट को कमाई हो रही है भाई सेंट्रल, जो हमारी मेन फाइनेंस, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 267, वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि हमारे केंद्र को कितना पैसा मिलेगा और राज्यों को कितना पैसा मिलेगा। स्टेट की फाइनेंस कमीशन कहती है कि राज्यों को कितना पैसा मिलेगा, क्योंकि गांव और शहर राज्यों के अंदर आते हैं, और अर्बन लोकल बॉडीज यानी शहर, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन यानी गांव को कितना पैसा मिलेगा। तो ऐसे स्टेट फाइनेंस कमीशन देखती है। बट अगर सही से रिप्रेजेंटेशन नहीं तो इस फंड्स का दुरुपयोग होगा, मिस एलोकेशन होगा, जिससे किसी का भला नहीं होता है। So the state respectively in a proportion which largely mimics the estimated urban-rural breakups. If urban is underestimated clearly, the funds flowing to the urban sector will be unfairly diminished, naturally to the detriment of optimal management and governance of our cities, leading to obvious simplification for productive contribution of urban sector to the GDP. वही मैंने आपको जो बताया कि अगर मान लीजिए कि आप इस फंड्स को ही सही से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, ठीक है, और फंड्स जो है वो अंडर यूटिलाइज्ड है या मिस मैनेजमेंट है, तो इससे अल्टीमेटली शहर ही तो जीडीपी, गांव से शहर चलता है, शहर जीडीपी। तो आप ये समझिए, गांव तो फंडामेंटल यूनिट है, बट अगर आप शहर को ही गांव बना देंगे तो आपकी जीडीपी अल्टीमेटली नीचे जाएगी, क्योंकि आप उस पर्टिकुलर, ये वही बात होगी कि एक इंसान बहुत कुछ कर सकता है लेकिन आप उसको फुल पोटेंशियल को उसका यूज नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो ये काम होता है। अंडर फंडिंग, इट इज वेल एस्टैब्लिश्ड दैट इन इंडिया वी हैव वीक अर्बन गवर्नमेंट्स, ये हम सबको पता है। अर्बन लोकल बॉडीज, देखिए अमेरिका में ना बहुत भयानक डिसेंट्रलाइजेशन है। अमेरिका में जो शहर है वहां पे मेयर जो है होता है ना, मेयर बहुत ताकतवर होता है, वहां पे बहुत ज्यादा ताकतवर। आपने पावर पफ गर्ल्स देखा होगा, उसमें मेयर की ताकत आपने देखी होगी। मेयर इज लाइक दी, मतलब वो बहुत डीएम, आप समझ रहे हो। भारत में पावर बहुत सारी है और इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट है। भारत में कब चुनाव, अब आपने चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन देखा, किस तरीके से बेशर्मी से वहां पे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर उन्होंने कमाल किया, उन्होंने गलती की, सामने कैमरे के सामने जो है वो गलत कर, बहुत डांट, बहुत फटकार लगाई, ठीक है। तो भारत में शहरों में जो मेयर हैं, कौन जानता है उनको, क्योंकि पावर कॉन्फ्लिक्ट, डीएम, कमिश्नर, मेयर, ये सब आपस में भिड़ जाते हैं, कई बार पावर कॉन्फ्लिक्ट होती है। सो इट इज वेल एस्टैब्लिश्ड दैट वी हैव वीक अर्बन गवर्नमेंट्स, हम सबको पता है। द साइज ऑफ द लोकल अर्बन गवर्नमेंट टू द ट्यून ऑफ 1% ऑफ द जीडीपी एज कंपेयर टू इंटरनेशनल बेंचमार्क ऑफ 406%। अब आप ये देखिए कि इंटरनेशनली आपकी जो अर्बन गवर्नमेंट है वो 4 से 6% होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहां ये 1% या उससे कम है। तो ये वैसे ही काफी वीकनेस है। द पॉजिटिव रिफॉर्म ऑफ द रोलिंग आउट ऑफ जीएसटी हैज बीन द नेगेटिव अनइंटेंडेड कंसीक्वेंस ऑफ टेकिंग अवे द प्रैक्टिकली ऑल टैक्स रेवेन्यू। अब आप ये देखिए कि जैसे शहर प्रॉपर्टी टैक्स से बहुत पैसा कमाता है, ठीक है ना, जो प्रॉपर्टी टैक्स है ना वो अर्बन लोकल बोर्ड को जाता है। आप जाते हो, आप मकान खरीदते हो, जमीन खरीदते हो, रजिस्ट्री करवाते हो, नगर निगम में आप जो म्यूटेशन करवाते हो, वो सब क्या जाता है, वो सब अर्बन लोकल बॉडीज के पास जाता है। बट अब जीएसटी आने के बाद ये भी चला गया, तो एक तरीके से जो रेवेन्यू इन हैंड था वो जीएसटी आने के बाद कहां चला गया। अब यही इसीलिए अभी कुछ अर्बन लोकल बॉडीज पिछले साल तक कह रही थी, पिछले साल तक, कि हमको सिक्योरिटीज, हम चाहते कि अब हम बॉन्ड जो हैं वो लेके आए ताकि हमको पैसा मिलता रहे, ताकि हम शहर चला सके, है ना। We started this piece by saying that India's future is urban. The important subtext being that it will be contribute to growth and overwhelming to the proportion of the national GDP. तो भाई अर्बन अगर है, मतलब ये मत समझिए कि यहां पे अगर गांव है तो गांव तो फंडामेंटल यूनिट है, गांव से ही सब कुछ है, प्राइमरी है वो। लेकिन अर्बन, देखिए आज के जमाने में शहरीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जरूरी भी है। हर नागरिक को यह हक है कि उसका गांव एक दिन शहर बने। कौन नहीं चाहता कि उसका बढ़िया रोड हो, कौन नहीं चाहता बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो, इंडस्ट्रीज हो, कौन नहीं चाहता कि उसके गांव में एक अच्छा खासा स्टेशन हो, जंक्शन हो। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं जहां पे आपको स्टेशन नहीं मिलेंगे, स्टेशन मिलेंगे तो कोई हॉल्ट नहीं है बड़ी ट्रेन का, तो हर कोई ये चाहता, कौन नहीं चाहता वहां पे एयरपोर्ट हो। इससे अल्टीमेटली जो है वो सबका भला होता है। The fact that urban contribution to GDP as a proportion has de-accelerated and has been stagnant at around 62% is sure pointer to emerging pain points and reform that it will usher is better urban management and governance। समझ रहे हो? तो ये चीज हमको देखनी पड़ेगी और बहुत ज्यादा जरूरी है। डिलिमिटेशन की बात करते हैं तो one of the crucial consequences of defining urban correctly is that in the subsequent delimitation exercise there will be naturally be more representation of MPs and MLAs from the urban area। तो भाई डिलिमिटेशन क्या होता है?
डिलिमिटेशन मतलब होता है कि और सीटों का बढ़ाना, है ना भाई। एक एरिया बढ़ता है, एक शहर बढ़ता है, उस हिसाब से सीटें भी बढ़ती है, पॉपुलेशन भी बढ़ती है तो सीटें भी बढ़ती हैं। तो इसका मतलब यही है कि एमपीज और एमएलए आएंगे। तो सिंपल सी बात है कि भाई देखो, डिलिमिटेशन एक अच्छी एक्सरसाइज है। क्यों एक अच्छी एक्सरसाइज है? एग्जाम्पल के तौर पर कि मान लो कि एक एरिया है, अब एक एरिया में 10 लोग हैं, अब 10 लोगों के ऊपर 2 सीटें हैं, तो 2 सीट, 2 मतलब 1 सीट है, ठीक है। अब पॉपुलेशन बढ़ गई, एरिया बढ़ गया, अब 100 सीटें होगी तो सीटें भी बढ़ी। अब एक एरिया जहां जिसका कहां कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे ये बहुत बड़ा एरिया है, पहले वहां पे एक ही सीट पे चुनाव होता था, अब एक बहुत बड़ा एरिया है, एक रिप्रेजेंटेटिव है वहां पे, तो वो उतने ही एरिया को देखेगा। लेकिन अगर वो एरिया उस एरिया, बहुत बड़ा एरिया, 3-4 सीटें कर दो तो कितना बढ़िया हो जाएगा। 3-4 सीटों में मतलब समझिए कि वो एरिया 4 पार्ट्स में बढ़ गया और हर पार्ट का एक रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो अच्छे से डेवलप होगा, उनकी शिकायतें और अच्छे से सुनी जाएंगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसीलिए इट्स अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, और ये एक्सरसाइज को करना चाहिए कि बहुत सारे जो पंचायती विलेजेस हैं उनको अर्बन में लेके आओ। दिस विल नेचुरली लीड द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टू हैव अ बाय इन फॉर द अर्बन एजेंडा, लीडिंग टू अ शिफ्ट इन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑन नेशनल कंसर्न्स एज एड्रेस्ड एज द पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिव एंड पार्टिसिपेटिव पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो ये पूरा लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये बहुत ज्यादा जरूरी था जीएस पेपर 2 के लिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।